हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी के आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आ गया है अपने चैनल पे नया वीडियो सीरीज जिसमें हम गेट 2022 के लिए सारे सब्जेक्ट से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। और रिसेंटली जितने भी लास्ट 20 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, पिन टू पिन, पॉइंट टू पॉइंट, बाय अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स हम सॉल्व करेंगे। नाउ वाइल अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, हो सकता है कि मैं 5 मिनट के अंदर आपको समझा दूं कंसेप्ट को, या फिर अगर जरूरत पड़ेगा तो पूरा का पूरा चैप्टर को मैं रिवाइज करा सकता हूँ। ठीक है, ये डिपेंड करेगी हमारे ऊपर। सो इट इज नॉट दैट मैं सिर्फ वो फॉर्मूला बता के आपको आंसर बता दूंगा। इट विल बी नॉट लाइक दैट। हो सकता है मैं 3 घंटे के अंदर 4 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ, सिर्फ गेट 2021 का प्रीवियस ईयर सेट में जितने क्वेश्चन आए थे 8-10 नंबर का। क्यों? क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग से जब ये सीरीज चलेगी तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन हमने उठाया, ओके, उस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट टू कंप्लीट डिटेल, सब कुछ उससे रिलेटेड बेसिक जुड़ी बातें, ताकि आगे भी चल के वो कॉन्सेप्ट मेरा काम आते रहेगा। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर में चलते रहेंगे। हम रिसेंट वाले से उठाएंगे, 2021 वाले को सॉल्व करेंगे, फिर 20 पे चलेंगे। सो जहां जितने कॉन्सेप्ट है ना, वो कवर करते चलेंगे सारा का सारा थ्योरी। ये एक तरह का शॉर्ट नोट्स वाला पैटर्न भी हो जाएगा आप सभी के लिए। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना, 2-3 साल का सॉल्व करते करते तो सारा कॉन्सेप्ट गेट वाला पूछ लिया होगा। सो इसी के साथ आपका सारा सोम का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है ये सारे वीडियो 3-3 घंटे के, 4-4 घंटे के हों, जिसमें एक क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँ। ओके, मैं 50 क्वेश्चन लेके नहीं बैठूंगा। ओके, वो अगर चाहिए तो मैं 1-2 घंटे में करा सकता हूँ 50 क्वेश्चन का प्रिंट आउट दूंगा। हाँ, इसका ये क्या क्या क्या, इधर उधर घूमूंगा थोड़ा सा लाइव में, टिक लगा दूंगा, हाँ यस, ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन के। समझे क्या? तो ये ऐसा नहीं रहेगा। इट विल बी ए सीरियस डेडिकेटेड concept batch, okay, for GATE 2022 from strength of material revision। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्यार दीजिएगा अपने भाई को, बस यही चाहते हैं। सो स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़िए। हम शुरू करेंगे बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ गेट 2021, इस साल में जो हुआ था। ये सेट नंबर 1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, हर एक सेट में गेट का जो वेटेज होता है, हर एक एग्जाम में, हर एक गेट के एग्जाम में 8 से 10 नंबर तक का वेटेज रहता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे, है ना। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन 2-3 मिल जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन 1-2 मिल जाएगा, तो 7, 8, 10 तक का वेटेज रहता है। सो इंपॉर्टेंट पेपर है। सो इस क्वेश्चन को पढ़िए। स्ट्रेन हार्डनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील मीन्स, स्ट्रेन हार्डनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए सबसे पहले व्हाट इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इससे सॉल्व होगा। इस चीज को हम लोग देख लेते हैं एक बार। सो लेट्स सपोज मैं माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको बना के दिखाऊं। तो ये स्ट्रेस एक्सिस, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा एक्सिस, एंड दिस इज स्ट्रेन एक्सिस, इसको हम रिप्रेजेंट करूंगा बाय अपसलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन कैसे होती है मटेरियल की, अप टू सम डिस्टेंस ये लीनियर वेरिएशन होगा। ठीक है, यहां तक लेट्स सपोज इस पॉइंट तक जहां तक अभी ड्रॉ किया लीनियर वेरिएशन है। फिर कुछ नॉन लीनियर वेरिएशन होगी। ओके, फिर कुछ इस तरह से आता है, इस तरह का एक प्लेट्यू आता है। ओके, तो दिस इज द आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील मतलब Fe250 ग्रेड ऑफ स्टील का मैं बात करता हूँ। Fe250 इस तरह से अगर ग्रेड ऑफ स्टील आपको बताया जाता है तो इसको माइल्ड स्टील कहा जाता है। और इसमें जो 250 है, इट इज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये 250 क्या है, दिस इज द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज दैट स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू विच फर्स्ट सरफेस क्रैक अपीयर इन द मटेरियल। जब आप उस मटेरियल पर लोडिंग करेंगे, है ना, और लोडिंग कुछ ऐसा हो जाएगा कि मटेरियल के क्रॉस सेक्शन के अंदर जो स्ट्रेस है, इट इज करस्पॉन्डिंग टू यील्ड स्ट्रेस, देन देयर विल बी अपीयरेंस ऑफ सरफेस क्रैक्स। समझ में आया? तो दैट स्ट्रेस इज यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो ये माइल्ड स्टील का मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना दिया। अब इसमें डिफरेंट पॉइंट्स को हम शो कर देते हैं। सो डिफरेंट पॉइंट्स जैसे कि, जस्ट ए मिनट, ये कलर, तो जहां तक स्ट्रेट लाइन था वहां पे एक पॉइंट में ड्रॉ करता हूं, उस पॉइंट को मैं कहता हूं P। ठीक है,
अब स्ट्रेट लाइन के बाद एक पॉइंट आती है जिसको मैं कहता हूं ई, जो कि है इलास्टिक पॉइंट। ओके, उसके बाद ये जो रीजन है फ्लैट रीजन, इसको कहा जाता है यील्ड प्लेट्यू। फिर यहां से इस जोन से, जहां से इस तरह का ऊपर कर्व एक बनना शुरू हुआ, ये है स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, और इसका जो टॉप है इसको मैं कहता हूं पॉइंट यू। ठीक है, नाउ इस जोन में फिर धीरे धीरे मटेरियल में और स्ट्रेन बढ़ रही है, तो एक पॉइंट आएगा जिसको हम कहेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब करस्पॉन्डिंग टू फ्रैक्चर पॉइंट मतलब आपका मटेरियल फेल हो गया। ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, दिस इज फ्रैक्चर, फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, मटेरियल टूट जाएगा एकदम। ठीक है, नाउ ये जो पॉइंट है यू, ये जो पॉइंट है यू, इसको हम कहेंगे अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट। ओके, अब ये जो जोन है मतलब ई, और इसको मैं कह देता हूं, लेट्स सपोज इसको मैं क्या कह दूं, के। ई से लेके के तक का जो जोन है इसको कहा जाता है यील्ड प्लेट्यू। अब ये जो यील्ड प्लेट्यू है ना, ये स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन मैंने बनाया माइल्ड स्टील के लिए, तो केवल माइल्ड स्टील में ही रहता है। मतलब जो हेवीली डक्टाइल मटेरियल रहती है ना, तो माइल्ड स्टील काफी ज्यादा डक्टाइल है ना, तो उसी में आपको यील्ड प्लेट्यू देखने को मिलेगा। जो HYSD बार है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, उसका अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप देखोगे, है ना, ये सारा कुछ हमने कॉपी में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको लिखवा दिया है, पढ़ा दिया है। तो जस्ट मैं आपके कंसेप्ट्स को रिवाइज कर रहा हूं एक बार, है ना, क्विक कंसेप्ट्स जो गेट के लिए काम आएंगे। तो HYSD बार में उनका उतना डक्टिलिटी नहीं रहता है ना, माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में उनका डक्टिलिटी ऑब्वियसली कम रहता है, तो वहां पे आपको यील्ड प्लेट्यू देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यील्ड प्लेट्यू के बाद जो के से लेके यू तक का जोन है, के से लेके यू तक का जो रीजन है, जोन है, इसी को हम कह रहे हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग क्यों कह रहे हैं, देखो के के बाद देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन में के करस्पॉन्डिंग आपका स्ट्रेन है, यहां पर लेट्स सपोज ये स्ट्रेन है अपस्लाइन के, तो अपस्लाइन के बियॉन्ड जब आपका मटेरियल में स्ट्रेन बढ़ रहा है तो स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक पॉइंट तक, कहां तक, अल्टीमेट पॉइंट तक यू। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है ना बच्चा लोग, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो मटेरियल में स्ट्रेस डेवलप होता है, इसको कहा जाता है अल्टीमेट स्ट्रेस, इसको हम कहते हैं सिग्मा यू। ठीक है, ओके, नाउ जो यील्ड पॉइंट है, यील्ड, अगर यील्ड स्ट्रेस का बात करूं, ये सिग्मा वाई कहां रहेगा, ये जहां पर इलास्टिक पॉइंट है ना, इसी के आसपास आपका यील्ड स्ट्रेस वाला पॉइंट रहता है, सिग्मा वाई। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट ये क्या होती है, प्रोपोर्शनल लिमिट वो होती है जहां तक मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर लीनियर हो। प्रोपोर्शनल लिमिट वो होती है जहां तक मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर जो है ना वो लीनियर होता है। अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट आपका हुक्स लॉ वैलिड है ना। नाउ प्रोपोर्शनल लिमिट इलास्टिक लिमिट है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोपोर्शनल लिमिट वाला पॉइंट अलग है, इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट अलग है, क्योंकि मटेरियल का बिहेवियर है ना कैसा हो सकता है, अप टू इलास्टिसिटी, अप टू इलास्टिक पॉइंट मटेरियल आपका लीनियरली बिहेव कर सकता है ना, तो उसको हम कहेंगे लीनियर इलास्टिक मटेरियल। अप टू इलास्टिक पॉइंट आपका मटेरियल का बिहेवियर, स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर का बात कर रहा हूं, ये नॉन लीनियर भी हो सकता है, इसको हम कहेंगे नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल। समझ में आया? सो प्रोपोर्शनल पॉइंट और इलास्टिक पॉइंट दोनों अलग है। तो प्रोपोर्शनल पॉइंट क्या है, इट इज दैट पॉइंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू विच मीन्स अप टू विच द बिहेवियर ऑफ मटेरियल इज लीनियर, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ मटेरियल इज लीनियर। अप टू प्रोपोर्शनल पॉइंट हुक्स लॉ इज वैलिड, ठीक है, प्रोपोर्शनल पॉइंट तक हुक्स लॉ वैलिड है। तो ये पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछता है कि हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है, गेट में भी पूछेगा, नो डाउट। अब मैं आपको बात करता हूं आपसे इलास्टिक पॉइंट के बारे में। इलास्टिक पॉइंट कौन सा पॉइंट है? इलास्टिक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग भी मटेरियल में एक स्ट्रेस आएगा, है ना, जिसको हम इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस कहेंगे। अप टू इलास्टिक पॉइंट ऑल्सो मटेरियल के अंदर एक स्ट्रेस आएगा जिसको हम कहेंगे इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस, जो कि ज्यादा कुछ नहीं बच्चों, यील्ड स्ट्रेस के करीब करीब ही रहता है। तो देखो अभी क्या है कि इलास्टिक पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर मटेरियल को हमने ऐसा लोडिंग कर दिया कि उसमें स्ट्रेस जो है इलास्टिक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस उसमें डेवलप हो गया है, ठीक है, तो जब हम मटेरियल में लोड करेंगे तो मैंने एक चीज बताया, स्ट्रेन बढ़ना, स्ट्रेन मटेरियल में स्ट्रेन बढ़ना मतलब क्या है, अगर मैं टेंसाइल लोडिंग अप्लाई कर रहा हूं तो उसमें क्या उसका लेंथ में इंक्रीज होगा, है ना, इलोंगेशन आएगी मटेरियल के अंदर,
ठीक है। तो मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ था L, अब क्या हुआ 20 mm बढ़ गई, तो फाइनल लेंथ क्या होगा L.2 करस्पॉन्डिंग टू इलास्टिक पॉइंट। मतलब अभी आपने लोडिंग मटेरियल पे ऐसा रखा है कि उस पे जो स्ट्रेस मटेरियल में डेवलप हो रहा है वो इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग है। सो अब मान लो एट एनी स्टेज ऑफ टाइम, अब अगर आप लोडिंग रिमूव कर देंगे तो मटेरियल का जो लेंथ में इलोंगेशन हुआ था ना, मेंबर का लेंथ में जो इलोंगेशन हुआ था वो रिगेन हो जाएगा। मेंबर अपने ओरिजिनल डायमेंशंस को एक्वायर कर लेगा, अपना ओरिजिनल शेप, साइज, लेंथ वगैरह सब एक्वायर कर लेगा। ये होता है सिग्निफिकेंस ऑफ इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस। अभी मान लो अगर आपने लोडिंग कर दिया बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, मतलब पॉइंट ई के बाद भी आपने लोड कर दिया, पॉइंट ई यहाँ पे है, पॉइंट ई के बाद आपने स्ट्रेन प्रोवाइड कर दिया, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो है ना इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस, सॉरी इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन है। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ अपस्लाइन ई, मतलब इलास्टिक स्ट्रेन। आपने मटेरियल में स्ट्रेन कुछ इतना प्रोवाइड कर दिया कि वो इस जोन में कहीं पर आ रहा है ना, प्लास्टिक यील्ड प्लेट्यू वाले जोन में। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं कहता हूँ लेट्स सपोज ईपी, प्लास्टिक स्ट्रेन हो जाता है ये। क्यों? देखिए बियॉन्ड पॉइंट ई अगर आप स्ट्रेन बढ़ा रहे हो तो मटेरियल में यील्ड स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, मटेरियल का स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। मटेरियल में जितना स्ट्रेस है इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग उतना ही लगभग वो स्ट्रेस झेल रहा है ना, अप टू सम स्ट्रेन वैल्यू कहाँ तक, अपस्लाइन के तक। लेकिन अपस्लाइन के स्ट्रेन के बाद फिर जब हम स्ट्रेन बढ़ाते हैं, जब वो स्ट्रेन हार्डनिंग जोन में आपका मटेरियल पहुंच जाता है, तो हमको अगेन फिर से स्ट्रेस में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। देखिए फिर स्ट्रेस आपका मटेरियल में स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ रहा है और मैक्सिमम वो अल्टीमेट स्ट्रेस तक की स्ट्रेस वो ले सकता है। तो ये चीज क्यों हो रही है? ये चीज होती है ड्यू टू रीओरिएंटेशन ऑफ मटेरियल, ड्यू टू स्ट्रेनिंग। जब आप मटेरियल को हम स्ट्रेनिंग करते हैं तो वहां पे मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे रीअरेंजमेंट होता है, इस कारण से उसका स्ट्रेन लेने का क्षमता कुछ बढ़ जाता है। जैसे कहते हैं ना, मतलब मरने से पहले छटपटाना, है ना, तो छटपटाओगे मतलब जो मरना तो है ही, लेकिन फिर भी हम जान बचाने के लिए अपना जीवन का पूरा जी जान दम लगा देते हैं, समझ रहे हो, कुछ समय के लिए। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, समझ रहे हो। तो वही ये स्ट्रेस है, अल्टीमेट स्ट्रेस, उसको इसी तरह से समझिए। वो होता है बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल पे, जब मटेरियल में रीओरिएंटेशन हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाती है, तब ये चीज होती है। मैंने वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था, जैसे कि मान लो साइकिल को, इस साइकिल स्टेशन पे देखो, मतलब साइकिल स्टैंड पे, स्टेशन पे एक एक करके साइकिल रखा हुआ है, तो कोई भी बंदा आएगा इजीली साइकिल को निकाल के चले जाएगा, इमेजिन करना। लेकिन कोई बंदे ने क्या किया, जो साइकिल अच्छे से रखा हुआ था, एक लात मार दिया, साइकिल गिर गया, तो एक दूसरे में फंस गया साइकिल। जब एक दूसरे में फंस गया साइकिल, अब उसको निकालना थोड़ा मुश्किल है कि नहीं, तो मतलब रीअरेंजमेंट हो गया। साइकिल्स मान लो एक एक मॉलिक्यूल था, तो उनमें रीअरेंजमेंट हो गया, वो एक दूसरे से लॉक कर लिए, बॉन्ड बना लिए, है ना, तो कुछ ना कुछ लोड कैरिंग कैपेसिटी उसका बढ़ जाता है। तो यही चीज होती है मटेरियल के अंदर में, ठीक है। मॉलिक्यूलर रीओरिएंटेशन ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, स्ट्रेन हार्डनिंग में अंदर में क्या होता है, मटेरियल के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, रीओरिएंटेशन, इस तरह के शब्द आपसे पूछेंगे, ऑप्शंस में रहेगा, ठीक है। तो उसको टिक लगा देना। तो उस कारण से कुछ स्ट्रेस लेने का क्षमता बढ़ जाता है अप टू अल्टीमेट पॉइंट, है ना। उसके बाद फिर आप जब स्ट्रेन बढ़ाते हो करस्पॉन्डिंग टू अल्टीमेट पॉइंट, मान लो इसको मैं अल्टीमेट स्ट्रेन कहता हूँ, इसके बाद भी अगर मैं स्ट्रेन बढ़ाऊंगा तो स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे वो घटते रहेगा और एक टाइम पे इतना इलोंगेशन हो गया कि मटेरियल आपका फेल हो गया, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, दो टुकड़ों में अलग अलग हो जाएगा, फ्रैक्चर मतलब खत्म, समझे क्या। तो दिस इज योर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बेसिक। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जाम में, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे चीज पूछेंगे आपसे, जैसे कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, फ्रैक्चर क्या होता है, टफनेस क्या होता है, सारा कुछ, इलास्टिसिटी क्या होता है, ये सारा कुछ को रिवाइज कर लो। तो अपना जो क्वेश्चन था, ओके, तो उस क्वेश्चन के ऑप्शंस तो हमने पढ़े ही नहीं, सारे कॉन्सेप्ट को देख लिए। तो आप ऑप्शंस पढ़िए। स्ट्रेन हार्डनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील मीन्स experiencing higher stress than yield stress with increased deformation, strengthening steel member externally for reducing strain experienced, strain occurring before plastic flow of steel material, decrease in the stress experienced with increasing strain। देखो यार, स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या हो रहा है, जैसे आप स्ट्रेन बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन ए देखिए, एक्सपीरियंसिंग हायर स्ट्रेस देन यील्ड स्ट्रेस। और हाँ, ऑब्वियस सी बात है, यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा का स्ट्रेस जा रहा है कि नहीं,
विथ इंक्रीज डिफॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट कि नहीं फॉर दिस क्वेश्चन। और बाकी का बाकी सारा ऑप्शन जो है वो फालतू बोल रहा है क्या, हमको बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहा है क्या? तो हम बेवकूफ बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए। ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप का क्वेश्चन है। A solid circular torsional member OPQ is subjected to torsional movement as shown in the figure, not to scale। ठीक है, कोई बात नहीं। The yield shear strength of the constituent material is 160 megapascal। ये रहा आपका डायग्राम OPQ का, कहाँ पे कैसे कैसे टॉर्सन लग रहा है। ठीक है, The absolute maximum shear stress in the member in megapascal round off to 1 decimal place। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आंसर जो पूछा है राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस है ना, जैसे 15.4, 13.2, ऐसे इस तरह का आंसर हमको करना होगा। ओके, तो डेसिमल का भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। अगर 5 से ज्यादा है तो 5 ले लेंगे, अगर उससे कम है तो जो वैल्यू है वही ले लेंगे। समझे क्या? तो ये तरह का इस तरह का कॉन्सेप्ट चलता है डेसिमल में। आगे चल के बताते रहूंगा डेसिमल वाले आंसर को कैसे करना है। जैसे न्यूमेरिकल बहुत सारा सॉल्व करेंगे ना। तो देखो यार, ये टॉर्सन का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, 2 नंबर नहीं, 1 मार्क क्वेश्चन, लेकिन सिंपल है, फालतू है, इसमें कुछ है नहीं जान। ठीक है, और ये जो डायग्राम में ये जो मेंबर गिवन है, इस मेंबर का जो मटेरियल है, इसका जो यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड शियर स्ट्रेस, इट इज 160 मेगापास्कल। मतलब इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा? लगभग 160 गुना 2, मतलब 320 समथिंग। क्यों? सिग्मा y/2 होता है ना शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका रॉड गिवन है, ये सीरीज में इस तरह से कनेक्टेड है, 2 अलग अलग डायमीटर का रॉड है। तो इसके फ्री एंड पे यहाँ पे 1 किलो न्यूटन मीटर का एक टॉर्सन लगा दिया है, फिर इधर पे इस जॉइंट पे 2 किलो न्यूटन मीटर का टॉर्सन लगा दिया है। टॉर्सन डायग्राम बनाना तो सीखे हैं, यहाँ पे ये फिक्स्ड एंड है। ठीक है, दिस इज योर फिक्स्ड एंड। तो आपको पता है फिक्स्ड एंड पे टॉर्सन रिएक्शन आपको मिलेगा। अगर एंड कोई फिक्स्ड है तो उसको रोटेट नहीं कर पाएगा ड्यू टू टॉर्क, मतलब यहाँ पे भी टॉर्सन रिएक्शन मिलेगा, टॉर्सन रिएक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, टॉर्सन रिएक्शन होगा। सो इस मेंबर का ये मान लो ये 1 मीटर लेंथ है और ये गिवन था यहाँ पे 0.5 मीटर लेंथ। ओके, ये गिवन है पॉइंट O, ये गिवन है पॉइंट P, ये गिवन है पॉइंट Q। इसका हमको सबसे पहले क्या करना होगा? हमको टॉर्सन डायग्राम बनाना होगा। ओके, सो इसको बनाने के लिए हमको साइन कन्वेंशन हमको ध्यान में रखना होगा, है ना। टॉर्सन का जो साइन कन्वेंशन है, इसमें मैंने आपको समझाया था राइट हैंड थंब रूल। ओके, इसको मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूं कैसे राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई किया जाता है। इसके लिए मैं वीडियो पे आऊंगा अभी, तो मैं आपको समझाता हूं राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। देखिए, आगे समझाने से पहले आप पहले एक चीज को जान लो। लेट्स सपोज अगर ये मेंबर है मान लीजिए, ओके, अंगूठे का डायरेक्शन, राइट हैंड अंगूठे का डायरेक्शन सेक्शन से बाहर निकलता हुआ अगर मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा जैसा बता रहा हूं। राइट हैंड का अंगूठा हम कैसे देखेंगे ये चीज बताऊंगा। राइट हैंड का अंगूठा का डायरेक्शन सेक्शन से बाहर निकलता हुआ मिल रहा है, सेक्शन से बाहर निकलता हुआ मिल रहा है, तो हम उस तरह का टॉर्क को नेगेटिव कहेंगे, मतलब नेगेटिव टॉर्क है उस मेंबर में। सेम अगर सेक्शन पर टॉर्क जो है ना, मतलब इनवर्ड हो, ओके, जैसा कंप्रेसिव फोर्स होता है, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव, इट इज योर पॉजिटिव टॉर्क। अब चलिए ये बाहर निकलता हुआ और अंदर जाता हुआ कैसे आपको दिखेगा, चलिए मैं आपको समझाता हूं। लेट्स सपोज देख लो यार, एक कोई शाफ्ट है, ये एंड आपका फिक्स है, यहाँ पे एक टॉर्क मैं लगा देता हूँ, इसके फ्री एंड पे एक टॉर्क लगा दिया मैंने ऐसे, ठीक है, इसके फ्री एंड पे मैंने टॉर्क लगा दिया T ऐसा। अब मुझे ये पता लगाना है कि ये टॉर्क, ये मेंबर है मान लो AB, ठीक है, तो इस AB मेंबर में ये जो टॉर्क है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं ये पता लगाऊंगा। तो इसके लिए क्या है, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल, तो देखो जैसे कि मान लो ये मेरा कलम था, ठीक है, ये कलम है, तो यहाँ पे टॉर्क लगा हुआ है इस तरह से, तो मैं जिस
दिशा में टॉर्क लगा हुआ है ना जहां पर, वहां पर मैं टॉर्क के डायरेक्शन में अपना हाथ रखूंगा। तो देखिए ऐसा लगा हुआ है टॉर्क, तो मैंने ऐसा हाथ रखा, तो मेरा अंगूठे का डायरेक्शन किधर आ रहा है? सेक्शन से इनवर्ड आ रहा है क्या? अंगूठे का डायरेक्शन किधर आ रहा है? सेक्शन के इनवर्ड आ रहा है। देखो ऐसे ही ना टॉर्क है, टॉर्क ऐसे ही है। तो अंगूठे का डायरेक्शन, ये राइट हैंड है मेरा, राइट हैंड, ठीक है। तो अंगूठे का डायरेक्शन किधर आ रहा है? इनवर्ड आ रहा है, समझ गया? तो अंगूठे का डायरेक्शन आया इनवर्ड। तो ये पॉजिटिव है, मतलब सेक्शन से इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिर? ये मान लो ए बी शाफ्ट था, ए बी शाफ्ट है, तो यहां पर जब आपने हाथ रखा तो अंगूठे का डायरेक्शन इनवर्ड, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, दिस इज योर टी, समझा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ पे? एट एंड ए, एट एंड ए, ये तो आपका फिक्स्ड एंड है कि नहीं? फिक्स्ड एंड है। तो ये जो टॉर्क लग रहा है मेंबर को कैसे ट्विस्ट कर रहा है? कुछ इस तरह से घुमाने का कोशिश कर रहा है, ऐसा मेंबर को ऐसे घुमाने का कोशिश कर रहा है, तो फाइबर को ऐसे ट्विस्ट करेगा, समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे ट्विस्ट करने का कोशिश कर रहा है, तो फिक्स्ड एंड पे आपका टॉर्सन रिएक्शन होगा। फिक्स्ड एंड पे क्या होगा? टॉर्सनल मूवमेंट जनरेट होना है, टॉर्सनल रिएक्शन होना है, मतलब जैसे बेंडिंग मोमेंट है ना, उसी तरह से यहाँ पे टॉर्सनल मूवमेंट डेवलप होगा कि ये जो टॉर्सन है मेंबर को इस तरह से ट्विस्ट करने का कोशिश कर रहा है, इस तरह से रोटेट करने का कोशिश कर रहा है, इसको रिएक्शन देगा अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि मेंबर ट्विस्ट ना हो, बैलेंस बना रहे। इसलिए तो वो सपोर्ट हमने दिया है, नहीं तो काहे देते? रीजन क्या था? नहीं तो देते ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे इस तरह का एक बैलेंसिंग टॉर्क आना चाहिए, इसको मैं कहूंगा टी। जब फ्री एंड पे यू लग रहा है तो वहां पे यू आना चाहिए, बैलेंसिंग टॉर्क। सो वो जो बैलेंसिंग टॉर्क है फिक्स्ड एंड पे, वहां पे आप हाथ रख के देखो, ये यहाँ पे हाथ, राइट हैंड को देखो, राइट हैंड को, ये है मेरा राइट हैंड, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रखा, मतलब वो टॉर्क जैसे मैंने लगाया अभी बैलेंसिंग टॉर्क, ऐसे लग रहा है क्या? मतलब पॉइंट बी पर यू था, ठीक है, तो पॉइंट ए पर वो ऐसे आ रहा है क्या? इस तरह से, समझे? तो ये तो मेरा, तो यू ऐसे आ रहा है, तो मेरा अंगूठा का डायरेक्शन किधर बन रहा है? इनवर्ड। अंगूठा का, राइट हैंड का अंगूठा का डायरेक्शन किधर बन रहा है? इनवर्ड। समझ? मतलब वहां पे पॉइंट ए पे जो टॉर्क के डायरेक्शन में हाथ रखोगे, राइट हैंड को रखो, यू है क्या? इस तरह से, तो मेरा अंगूठा का डायरेक्शन देखो, सेक्शन के इनवर्ड में बन रहा है, अंदर की ओर। सो मैं सिंबल कैसे दिखा दूंगा? ये दिखा दिया मैंने, टी, रिएक्शन। तो देखिए दोनों बगल से मेंबर पे टॉर्क अंदर जाता हुआ, तो इस तरह का अगर हो जाता है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव टॉर्क, है ना, कि मेंबर ए से बी में जो टॉर्क का वैल्यू आप कहीं भी देखेंगे, एट यहाँ पे हर एक जगह पर कहीं पर भी देखोगे, टॉर्क का वैल्यू कितना? मैग्नीट्यूड टी, और उसका नेचर क्या है? पॉजिटिव। जैसा हम नॉर्मल फोर्सेस के लिए नहीं देखते हैं क्या, नॉर्मल फोर्स डायग्राम बनाते हैं, सेम टाइप है टॉर्सनल डायग्राम बनाने का कॉन्सेप्ट, बस उसका साइन कन्वेंशन ध्यान में रखिएगा, काम बन गया, है ना। साइन कन्वेंशन ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सेक्शन की अंदर की ओर जाता हुआ है, अंदर की ओर जाता हो, तो ये हो गया, तो मतलब कुछ कंप्रेशन टाइप का लग रहा है, कॉन्ट्रैक्शन टाइप का लग रहा है, समझे क्या? उसी तरह से जब बाहर की ओर निकलेगा टेंशन हो जाएगा, ओके, टेंशन टाइप का। तो बाहर की ओर निकलने वाला कॉन्सेप्ट अब देख लेते हैं एक बार। मैं वीडियो पे जनरली आता नहीं हूँ, टाइम वेस्ट हो जाता है एक्चुअली, मतलब क्या टाइम वेस्ट इसलिए हो जाता है, अभी आऊँ कुछ मैं जितना पढ़ाऊंगा नहीं उससे ज़्यादा बात ही कर लूँगा, बहुत अच्छा लगता है बात करने में, है ना, इसलिए मैं जनरली जल्दी आता नहीं है मैं, लेकिन आने का मन बहुत करता है, लेकिन आऊँगा बातचीत करना शुरू कर दूंगा, पढ़ाऊंगा कुछ नहीं, घूमूंगा इधर उधर, क्या मतलब है? क्वेश्चन ले लिया, अरे बच्चे सॉल्व करो, ये करो वो करो, कोई मतलब नहीं है उसका, यूजलेस, टाइम वेस्ट। जितना जहाँ जरूरत है, अभी जो जरूरत था फिजिकली दिखाने का, आ गया, दिखा दिया, है कि नहीं? फालतू का ये आसमान है, कौन नहीं जानता है? आसमान ही तो है, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं आसमान है, ठीक है। जो रिलेटिव डेटा है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, उसको बताना मेरे भाई। ए से लेके बी, आजकल माइंड वॉश करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ऑनलाइन से बचिए, मैं बार बार किसी नहीं बोलूंगा, आपका अपना समझ होगा। तो देखो, लेट्स सपोज पॉइंट बी पर आपका जो टॉर्क है ना, इस तरह से लगा हुआ था, टी, ठीक है।
मतलब देखो पॉइंट बी पर कैसा लगा हुआ है, पीछे से घुमाओ राइट हैंड को पॉइंट बी पर ऐसे हम जैसे कर रहे हैं। देखो अंगूठे का डायरेक्शन किधर है, बाहर निकलता हुआ क्या, अंगूठा देखो, अंगूठा हिला रहा हूं ये किधर है, बाहर निकलता हुआ सेक्शन से, है ना। पॉइंट बी पर जो सेक्शन है उससे बाहर निकलता हुआ मेरा अंगूठा है ठीक है। तो ये मैंने मेंबर को बना लिया। तो पॉइंट बी पर जो मेरा सेक्शन है, टॉर्क, मैंने टॉर्क के डायरेक्शन में अपना राइट हैंड को रखा, अंगूठा मेरा बाहर निकल रहा है, तो टॉर्क को भी मैं ऐसे दिखा दूंगा, डबल एरो से दिखाया जाता है टॉर्क को, ध्यान रखिएगा, डबल एरो। तो ये मैंने दिखा दिया टी, सेक्शन से बाहर निकलता हुआ। इसका जो रजिस्टिंग इफेक्ट होगा, अब मतलब ये किस तरह से मेंबर को ट्विस्ट कर रहा है, देखो ये कलम है, तो मेंबर को ये अब ऐसे घुमाने का कोशिश कर रहा है, मतलब अंदर की ओर, मैं यहाँ पे हूँ ठीक है, मेरे अंदर की ओर, उसी तरह आप देखोगे तो आपके अंदर की ओर ये इस तरह से घुमाने का कोशिश कर रहा है, इस तरह से, मतलब इधर वाला इसका पीछे ये जो फाइबर है इसको घुमा के ये मेरे सामने की ओर लेते आएगा, ये इस तरह का कुछ टॉर्क है, समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे अंदर की ओर घुमा रहा है। तो इसका रजिस्टिंग क्या होगा, अपोजिट में ऐसा, इसका रजिस्टिंग कैसा होगा, ऐसा, मतलब इसका जो रजिस्टिंग टॉर्क यहाँ पे डेवलप होगा पॉइंट ए पर, ये हो जाएगा ऐसा, डेवलप हो जाएगा क्या, टी, सेम अमाउंट, क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड का टॉर्क आपको घुमाने का कोशिश कर रहा है उतना ही मैग्नीट्यूड का टॉर्क मेरे को जहाँ पे सपोर्ट पे फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे सपोर्ट पे डेवलप हो सकता है, तो वहाँ पे जनरेट होना चाहिए रजिस्टिंग टॉर्क। तो अब देखो राइट हैंड, जो रजिस्टिंग टॉर्क का मैंने बनाया, वहां पे आप अपना राइट हैंड रख के देखो इन रजिस्टिंग टॉर्क डायरेक्शन, मतलब पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पर मैं अपना राइट हैंड को रख रहा हूं रजिस्टिंग टॉर्क के डायरेक्शन में। ऐसा है कि मेंबर के ऊपर, मतलब ये मेंबर है, ये मेंबर है, तो मेंबर के ऊपर रजिस्टिंग टॉर्क ऐसा लग रहा है क्या, पॉइंट ए के ऊपर। तो मेरा अंगूठा का डायरेक्शन देख, सेक्शन से बाहर निकलता हुआ जा रहा है, तो क्या करूंगा, ऐसा डबल एरो से शो कर दिया टी, तो देखिए बाहर निकलता हुआ। तो इस तरह का अगर आ गया तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव टॉर्क, मतलब टॉर्सन डायग्राम में जब हम शो करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस, समझ गए हैं। तो अभी जो गेट वाला क्वेश्चन था, चलो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो पे आ ही गया हूं तो वीडियो पे ही बता देता हूं, फिर कौन बार बार कट्टम कुट्टी करेगा। ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था, ठीक है। यहाँ पे ये थी एक T1 का वैल्यू था, मान लो ये था आपका T2, यही था ना। एक बार देख लेते हैं यार क्वेश्चन को। हाँ देखो, ये T1 ये T2, मतलब T1 1 किलो न्यूटन और T2 इक्वल टू 2 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो जस्ट ए मिनट, कंप्यूटर उतना हैवी स्ट्रॉन्ग नहीं है, माल पानी थोड़ा नया ही है लेकिन हैंग हो जाता है, ठीक है, कभी कभी हैंग नहीं होता है, मतलब सॉफ्टवेयर बहुत हैवी है ना। तो ये छोड़िए 0.5 मीटर, ये OPQ और ये आपका 1 मीटर, ठीक है। तो देखो इसका टॉर्सन डायग्राम हम बनाएंगे, तो जब भी आप टॉर्सन डायग्राम बनाओगे ध्यान रखना हम फ्री एंड से स्टार्ट करेंगे। कहां से, कहां, फ्री एंड। तो फ्री एंड मेरा क्या है, ये वाला फ्री एंड। अगर इस तरह का शाफ्ट हो जैसे फ्री एंड है तो हम फ्री एंड से स्टार्ट करेंगे, वरना किसी एक डायरेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्री एंड से मैं स्टार्ट करूंगा, पहले मैं मेंबर को बना लेता हूं यार। यहाँ पे इसका डायामीटर ज्यादा है, फिर यहां से ये कम डाया वाला एक मेंबर, ओके। तो ये देखो यहां पर अगर बात करूं एट क्यू, एंड क्यू पर T1 राइट हैंड लगाऊंगा, T1 ऐसा, मतलब ये अंदर में मेरा शाफ्ट रह गया है ना, शाफ्ट के ऊपर ऐसा आ रहा है T1 का वैल्यू सेक्शन से बाहर निकलता हुआ। तो यहाँ पे ये 1 किलो न्यूटन मीटर, डबल एरो 1 किलो न्यूटन मीटर का टॉर्क सेक्शन से बाहर निकल रहा है। सिमिलरली एट पॉइंट P पे देखिए T2 का, वो जो P तो वो जॉइंट है, तो वहां पे T2 का इफेक्ट देखो, फिर सेक्शन से बाहर निकलता हुआ,
ये कितने का? 2 किलो न्यूटन मीटर का। ओके, ये पॉइंट O, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। अब मेरे को बताना है इसका टॉर्सन डायग्राम। ठीक है, ये मैंने तो उसका साइन लिख लिया डायग्राम बना के। अब मेरे को इसका टॉर्सन डायग्राम बनाना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, इतना करने के बाद मैं सबसे पहले एक सेक्शन कट करूंगा इन Q to P। एक सेक्शन कट किया, x सेक्शन। इस x सेक्शन पे अगर मैं इस सेक्शन को बाहर निकालूं तो मेरे को x सेक्शन पे कौन सा टॉर्क दिख रहा है? एक ही टॉर्क मेरे को दिख रहा है। अगर मैं देखूंगा इस तरफ से ऐसे, है ना, तो मेरे को एक ही टॉर्क दिख रहा है। कौन सा? 1 किलो न्यूटन मीटर का, जो कि बाहर निकल रहा है उस सेक्शन से। और ये सेक्शन XX जो है, इसको आप Q से लेके P तक लेके जाइए। Q से P तक लेके जाओ। P के किधर? ये P है, तो P के जस्ट ये राइट से, P के जस्ट राइट तक, है ना, ये सेक्शन P के जस्ट राइट तक वेरी करेगा। तो आप P तक लेके जाइए, आपको 1 किलो न्यूटन मीटर का ही टॉर्क दिखेगा। तो P से लेके Q तक में कितना टॉर्क हो गया? 1 किलो न्यूटन मीटर का। सिमिलरली तो P से लेके Q तक में लिख देता हूँ, टॉर्क कितना हो गया? P to Q में आपका -1 किलो न्यूटन का टॉर्क है। इतना का टॉर्सन है पूरे मेंबर में कांस्टेंट। नाउ आपको टॉर्सन देखना है O से P मेंबर के बीच में। X सेक्शन ले लिया। अब यहाँ पे इस X सेक्शन पे, उस सेक्शन को अगर मैं बाहर निकालूंगा, कहाँ? यहाँ ऊपर दे रहा हूँ X सेक्शन। यहाँ पे टोटल टॉर्क कितना है देखो। सबसे पहले वो तो 1 किलो न्यूटन मीटर एक है, ठीक है। अब ये जो 1 किलो न्यूटन मीटर है, इसी के डायरेक्शन में और एक टॉर्क है 2 किलो न्यूटन मीटर का। सो O से लेके P तक में कोई भी सेक्शन कंसिडर कर लो, O से लेके P तक में यहाँ पे टोटल टॉर्क कितना है? 3 किलो न्यूटन मीटर का, 3 किलो न्यूटन मीटर का। और मैग्नीट्यूड 3 किलो न्यूटन मीटर। साइन नेगेटिव, साइन किस में है? नेगेटिव में है, ठीक है, समझ गए। सो इसका टॉर्सन डायग्राम कैसे बन जाएगा? अच्छा, और एक चीज देख लो यार, बहुत कुछ बता देता हूँ। और एक चीज देख लो, देखो तो O से P मेंबर में यहीं पर आपका सपोर्ट है क्या? पॉइंट O पर आपका सपोर्ट है क्या? सो O से P मेंबर में आपका नेगेटिव टॉर्क है 3 किलो न्यूटन मीटर का। सो एट ये फिक्स एंड, ये जो फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे जो टॉर्सनल रिएक्शन डेवलप होना है वो कितने का डेवलप होना है? पॉजिटिव 3 किलो न्यूटन मीटर का डेवलप होना है क्या, है ना। तो इस तरह से अगर नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, इस तरह से सेक्शन के बाहर निकलता हुआ अंगूठा बाहर, तो पॉजिटिव टॉर्क डेवलप होने के लिए ऐसा लगना चाहिए क्या? टॉर्सन, समझे क्या? ऐसा लगेगा तो ये भी आपको दिखेगा कि सेक्शन से बाहर है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव। तो ये जो टॉर्क होगा ना एट पॉइंट O, ये पॉजिटिव होगा, समझे क्या? सो रजिस्टिंग टॉर्क यहाँ पे इस तरह से लगेगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? T1 + T2, ठीक है। तो यही हो गया आपका मैक्सिमम टॉर्क। अगर क्वेश्चन पूछता कि मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पर जनरेट हो रहा है, तो फिक्स्ड एंड पे जनरेट हो रहा है क्या, और उसका वैल्यू कितना है? इधर T1 + T2। और ये क्या है? रजिस्टिंग टॉर्क है। ये क्या है? रजिस्टिंग टॉर्सन। ये सब चीज समझ में आई तो ठीक है। अभी देखो यार, अब क्या करेंगे इसका टॉर्सन डायग्राम। सो पेपर, हाँ, ये हो गया, ठीक है। फिर ये हो गया, दो डिफरेंट आया था। तो ये -3 किलो न्यूटन मीटर और ये -1 किलो न्यूटन मीटर। OPQ क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो हम कैसे निकालेंगे? टॉर्सन फॉर्मूला। टॉर्सन फॉर्मूला मेरे पास क्या है? T/IP, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इक्वल टू τ/r, शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो यही चीज शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमको निकालनी है, एब्सोल्यूट निकालनी है, मतलब मैक्सिमम। तो एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेस, और यहाँ पे डायामीटर में चेंजिंग गिवन है। इसका जो डाया है, ये सर्कुलर शाफ्ट है, इसका जो डाया है ये कितना है? इट इज 0.1 मीटर। भूल गया मैं, मेरे को याद नहीं है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, 0.1 मीटर। और इसका जो डाया है ये कितना है? 0.08 मीटर, ठीक है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का वीडियो लैग हो रही थी इसलिए आ गया, ठीक है, वीडियो से हट गया।
अब क्या करें। ओके चलिए ऐसे समझा देता हूँ। तो हमको ये निकालना है टाउ मैक्स। तो टॉर्सन डायग्राम कैसे बना आपने समझ लिया, ठीक है। तो इसका टाउ मैक्स हम कैसे निकालेंगे। अब मेरे पास क्या है, टॉर्सन फॉर्मूला T अपॉन IP इक्वल टू टाउ बाई R, जिसमें से हमको शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। तो हमको अब क्या पता है, मेंबर में O टू P मेंबर में हमको टॉर्क का वैल्यू पता है क्या, O से लेके P मेंबर के बीच में टॉर्क का वैल्यू पता है। कहीं पर भी सेक्शन ले, यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू कितना है 3। P से Q के बीच में टॉर्क का वैल्यू पता है ना, इसका डायमीटर वगैरह पता है। IP हम निकाल सकते हैं क्या सर्कुलर सेक्शन के लिए, कैसे, πd4/64, πd4/64 अगर करेंगे IP निकल जाएगा। R क्या है ना, R इज दी, मतलब देखो शियर स्ट्रेस जो होगा वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, फेरी पेरी पे होगा। फेरी फेरी मतलब इसके ये इन सरफेसेस पे होगा, है ना, फेरी फेरी। यहाँ पे आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। तो R इक्वल टू क्या होता है, सेंटर से ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जहाँ पर होगा वो पॉइंट का डिस्टेंस कितना है ना। तो ये कितना है, d/2 हो जाएगा क्या, d/2। सो जब हम सॉल्व करेंगे हमको शियर स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए, तो मैं एक जनरल इक्वेशन बना देता हूँ। ओके, तो जनरल इक्वेशन क्या बन सकता है मेरा, टाउ इक्वल टू T अपॉन IP इंटू R। ओके, सो T अपॉन πd4/64 फॉर सर्कुलर शाफ्ट इंटू d/2। सो इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये कितना आ जाएगा, अरे नहीं, फॉर सर्कुलर शाफ्ट ये πd4/64 तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है। IP जो है पोलर मोमेंट ऑफ एरिया वो होगा πd4/32। ये क्या होगा, इट विल बी πd4/32 और R का वैल्यू क्या, d/2। मतलब IP इक्वल टू क्या होता है, IP इक्वल टू IXX प्लस IYY। सो IP होता है IXX प्लस IYY विच इज इक्वल टू πd4/64 प्लस πd4/64 इक्वल टू 2 टाइम्स πd4/64 इक्वल टू πd4/32, है ना। ये होता है IP का वैल्यू। तो मैं 64 लिख रहा था, होता है थोड़ा सा अभी वो हो गया ना, मूड खराब हो गया, वीडियो लैग कर गया। तो पता नहीं इतना नया कंप्यूटर है क्यों वीडियो लैग कर रहा है मेरा, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। ओके, आप लोग के पास कोई सोल्यूशन हो तो बताइएगा। हैवी सॉफ्टवेयर चला देता हूँ मैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा बच्चा लोग, 16 टाइम्स T डिवाइडेड बाई πd3 बस। और क्या ऐसे लिख सकते हैं 16 टाइम्स T बाई πd। अगर वो निकालना फॉर OPQ मेंबर था ना, तो मैं OP के निकालूंगा, क्योंकि मेरा टॉर्सन का वैल्यू दोनों अलग अलग मेंबर में, दोनों में अलग अलग है, ठीक है। और डायमीटर का भी वैल्यू अलग अलग है। सो टाउ फॉर P, OP के निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 16 गुना, और इसको करते फॉर्मूला को अप्लाई कर वक्त हमेशा यूनिट पर ध्यान रखिएगा। यूनिट में मीटर में है तो सब कुछ मीटर में चाहिए, अगर mm में है तो सबको फिर आपको कन्वर्ट करके लिखनी होगी, ठीक है। यूनिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे किलो न्यूटन मीटर में है टॉर्क, ठीक है। तो इस न्यूटन mm कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, न्यूटन में कन्वर्ट होगा। तो 16 इंटू, तो वो किसके लिए हम निकाल रहे हैं, OP मेंबर के लिए। तो OP मेंबर के लिए तो टॉर्क का वैल्यू कितना है। अब प्लस माइनस को मत देखना, कि यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखना, क्योंकि टॉर्सन के शियर स्ट्रेस डेवलप होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख पाते हैं। तो 10⁶ कॉन्सेप्ट है, ये मैं बता रहा हूँ। ओके, डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी का वैल्यू कितना है 0.1, ये मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, सॉरी, इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर दिया, 10⁶ से मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूटन m स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये डायमीटर भी m लिखेंगे। 0.1 मीटर का मतलब 100 mm हो गया क्या, तो 100 पावर क्यूब। सॉल्व कर कितना आ रहा है 15.278, ये वैल्यू इतना आ जाएगा 15.278 MPa। इसलिए हम निकालेंगे दूसरे में, मतलब टाउ इन P टू Q, P से Q में निकालेंगे। तो P से Q में निकालने के लिए टॉर्सन का वैल्यू, T का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, T का वैल्यू हो जाएगा 1,
और क्या, और डायमीटर का वैल्यू चेंज होगा। डायमीटर कितना होगा, 80 mm का है, ठीक है। तो टॉर्क स्ट्रेस इन P2Q मेंबर जो है ये कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा आपका 9.94 मेगापास्कल। ओके, अब देखो, अब यील्ड वैल्यू भी गिवन था क्या, है ना, मतलब यील्ड शियर स्ट्रेस का। तो यील्ड शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्यों गिवन है, हमको ये चेक करने के लिए गिवन है क्योंकि ये जो मेंबर पे इस तरह से टॉर्सन अप्लाइड था, इसके कारण मेंबर में कहीं ऐसा स्ट्रेस तो डेवलप नहीं हो गया जो यील्ड से ज्यादा है। अगर यील्ड से ज्यादा होता तो वो मेरा आंसर नहीं होता, समझे क्या, मतलब उस केस में तो मेंबर आपका फेल हो चुका है, डिजाइन ही फेल है ना, ये सही डायग्राम ही नहीं होता, सब कुछ गलत। ओके, तो इसलिए जस्ट चेक करने के लिए आपको क्वेश्चन में वो वैल्यू गिवन था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेस 1 पॉइंट डेसिमल, तो आंसर मेरा क्या होगा, मैं लिखूंगा 15 MPa। सो ये आंसर आप लिखते तो ये आपका करेक्ट हो जाता, ठीक है। इज इट क्लियर, आपको 278 इनपुट नहीं करना है, वो करोगे तो गलत हो जाएगा, वो लेगा भी नहीं ठीक है। एक रेंज दिया रहता है आंसर की, सब में ध्यान रखना, जितना बोला है उतना ही करने का, ज्यादा अतिरिक्त दिमाग लगाने का नहीं, इन सब चीजों पे भी ध्यान रखना है। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। ये वीडियो मतलब ये सीरीज में आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आप सभी को बताना है कि इज दिस सीरीज इज इंटरेस्टिंग, क्या मुझे आगे इस तरह का लाना चाहिए, आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं सारा का सारा सब्जेक्ट का सब इसी तरह से पूरा सीरीज कॉन्सेप्ट बेस्ड सीरीज लेते आऊंगा, ठीक है, फॉर गेट 2022।